भारत में पहली बार लाइफ सपोर्ट हटाने का डिसीजन दिया गया और ये कोई बड़ा या सेलिब्रेटरी मोमेंट नहीं है। ये एक बहुत ही इमोशनल और हैवी डिसीजन है। आज हरीश राणा के केस की वजह से पैसिव यूथनेशिया का टॉपिक फिर से देश में जागरूक हुआ है। अगस्त 2013 में चंडीगढ़ की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के 4th फ्लोर से गिरने के बाद उन्हें सिवियर हेड इंजरीज हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद से ही वो लाइफ सपोर्ट पर थे पूरे 13 साल से। सालों तक मशीन्स ने उनकी सांसें चलाई। उनके पेरेंट्स हर साल हर दिन इसी उम्मीद के साथ उनके पास रहे कि शायद उनकी हालत में कोई सुधार आए, लेकिन डॉक्टर्स ने कोर्ट को बताया कि इतने सालों के बाद भी उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन एक मेडिकल केस कोर्ट में कैसे आया, चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि पैसिव यूथनेशिया और मेडिकल यूथनेशिया क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में समझें, पैसिव यूथनेशिया का मतलब है किसी पेशेंट को जिंदा रखने वाली मेडिकल सपोर्ट को विड्रॉ या स्टॉप कर देना जब डॉक्टर्स को लगता है कि पेशेंट की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। इसमें किसी को इंजेक्शन देकर या जान लेने का कोई डायरेक्ट स्टेप नहीं लिया जाता, बस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जैसे वेंटिलेटर या क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन हटा दिए जाते हैं। इसके बाद पेशेंट नेचुरल प्रोसेस से पास अवे कर सकता है। इंडिया में ये डिसीजन बिना प्रोसेस के नहीं लिया जा सकता। इसके लिए डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन, फैमिली की कंसेंट और लीगल गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं ताकि सब कुछ डिग्निटी और ह्यूमैनिटी के साथ हो। वहीं मेडिकल यूथनेशिया को अक्सर एक्टिव यूथनेशिया भी कहा जाता है। इसमें डॉक्टर फैमिली या पेशेंट की मर्ज़ी से पेशेंट की लाइफ को एंड कर सकते हैं, जैसे लीथल इंजेक्शन देना ताकि पेशेंट को सफरिंग से रिलीफ मिले। ये भी पूरे प्रोसेस और लीगल गाइडलाइंस फॉलो करके ही किया जाता है। ये प्रैक्टिस कुछ कंट्रीज़ में लीगल है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में इलीगल है। लेकिन इंडिया में पैसिव यूथनेशिया जैसा सेंसिटिव लॉ कैसे बना, इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। इंडिया में राइट टू डाई विद डिग्निटी पर कॉन्वर्सेशन एक दिन में शुरू नहीं हुई थी। 1973 में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में काम कर रही एक नर्स अरुणा शेनबॉग पर हॉस्पिटल के ही एक स्टाफ मेंबर ने अटैक किया था। अटैक के बाद उन्हें सिवियर ब्रेन इंजरीज हुई और वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। अरुणा शेनबॉग फिर 42 साल तक हॉस्पिटल में बेड पर रही। डॉक्टर्स और नर्सेज ने उनका ख्याल रखा। 2011 में उनके केस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन आई, जिसमें पैसिव यूथनेशिया की परमिशन मांगी गई थी। कोर्ट ने अरुणा शेनबॉग के लिए यूथनेशिया लॉ अलाउ नहीं किया था, लेकिन उस जजमेंट में इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को सर्टेन कंडीशन के साथ अलाउ कर दिया गया। इसी जजमेंट ने इंडिया में इस लॉ का फ्रेमवर्क बनाया और इस केस की कंप्लीट डिटेल्स मेरे चैनल पर पहले से हैं, आप जाकर ज़रूर देखें। और अब सालों बाद एक और केस सामने आया हरीश राणा का। हरीश राणा गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और आज 32 साल के हैं। अगस्त 2013 में जब हरीश राणा सिर्फ 19 साल के सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब एक दिन जिस दिन रक्षाबंधन था, उनके साथ एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। चंडीगढ़ में अपने पीजी की 4th फ्लोर बैल्कनी से वो गिर गए। गिरने से उनके सर पर गहरी चोटें आईं। उस एक्सीडेंट के बाद से वो लगातार लाइफ सपोर्ट पर थे। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि हरीश परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में चले गए हैं और वो 100% पैरालाइज हो गए हैं। पिछले 13 सालों से ज़्यादा वक्त तक हरीश राणा बेड रिडन और अनरेस्पॉन्सिव रहे। उनकी ब्रीदिंग मशीन के थ्रू मेंटेन की जा रही थी और फीडिंग के लिए पीईजी ट्यूब का यूज़ किया जा रहा था। और यहाँ सिर्फ हरीश ने ही ये दर्द अकेले नहीं झेला, दुख और दर्द का हर दिन उनके साथ साथ उनके माँ बाप ने भी जिया। उनकी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा उनके पेरेंट्स हैं। हरीश के पेरेंट्स अशोक राणा और निर्मला राणा पिछले 13 साल से उनके प्राइमरी केयर गिवर्स रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी की ट्रीटमेंट और केयर के लिए दिल्ली में अपना घर तक बेच दिया ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस मैनेज किए जा सकें। बाद में वो गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए, जहाँ से वो हरीश की केयर कंटिन्यू कर रहे थे। 13 साल तक उन्होंने अपने बेटे को मशीन्स और मेडिकल सपोर्ट पर ज़िंदा देखा। मेरे लिए खुद हरीश के पेरेंट्स को देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब अपने बच्चे को उस स्टेट में
13 साल तक उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखा। उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चे की कंडीशन में भी उनके बर्थडे सेलिब्रेट किए। घर में हर मतलब उनको खुश रखने की कोशिश करी कि शायद ये कभी तो रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन 13 सालों में उनको ये समझ में आ गया कि अब हम इतने बूढ़े हो चुके हैं कि हम इसका ध्यान अब नहीं रख पाएंगे, तो इट्स बेटर टू लेट हिम गो। जो कि मैं समझ सकती हूँ एक बहुत बहुत हैवी, बहुत बड़ा डिसीजन है किसी पेरेंट का अपने बच्चे के लिए लेना। ये आसान नहीं है। ये मैटर भी कोर्ट तक उनके पेरेंट्स की परसिस्टेंट लीगल बैटल की वजह से ही पहुंचा, जिन्होंने कई लोअर कोर्ट्स के रिजेक्शन के बाद भी अपनी पिटीशन परस्यू करना कंटिन्यू रखा। इस लीगल जर्नी में कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेजेस रहे। सबसे पहले हरीश के फादर अशोक राणा ने 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। 2 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने प्ली डिसमिस कर दी। कोर्ट ने रीज़न दिया कि हरीश वेंटिलेटर पर नहीं हैं और वो खुद सांस ले पा रहे हैं, इसलिए उन्हें टर्मिनली इल कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की। लेट 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त प्ली अलाउ नहीं की, लेकिन फैमिली को लिबर्टी दी कि अगर ज़रूरत हो तो वो दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। 2025 में पेरेंट्स ने एक फ्रेश मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की। इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि हरीश की परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में उन्हें आर्टिफिशियल सपोर्ट पर रखना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के कॉन्टेक्स्ट में रिकंसिडर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन यानी कि CANH को PEG ट्यूब के थ्रू दिया जा रहा है, उसे लीगली मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाए जिसे विड्रॉ किया जा सकता है। फैक्ट्स क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स बनाने का ऑर्डर दिया। इन बोर्ड्स में डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट शामिल थे, जिसमें एक्सपर्ट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी थे। लेट 2025 में बोर्ड ने कंक्लूड किया कि हरीश राणा की कंडीशन इरिवर्सिबल है और रिकवरी की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के पेरेंट्स से पर्सनली मिलकर इनकी सिचुएशन समझी। उसके बाद जजमेंट रिवर्स किया गया और 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास किया, जिसमें हरीश राणा के केस में लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करने की परमिशन दे दी गई। बेंच में बैठे जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन ने एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्डर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये प्रोसेस पूरी डिग्निटी और ह्यूमन मैनर के साथ किया जाना चाहिए। इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि फैमिली, डॉक्टर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स सब एक ही ओपिनियन पर थे कि ट्रीटमेंट विड्रॉ किया जाना चाहिए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मली होने वाला 30 दिन का रिकंसिडरेशन पीरियड भी वापस ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये ऑर्डर सुनाया गया, कोर्ट रूम का माहौल काफ़ी इमोशनल था और जज की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इस डिसीजन तक पहुंचने में सबसे बड़ा रोल हरीश के पेरेंट्स का ही था। सालों तक उन्होंने अपने बेटे को मशीन्स पर जिंदा देखा और आखिर में उन्होंने एक बहुत मुश्किल फ़ैसला लिया कि उनके बेटे को अब शांति से इस दुनिया से जाने दिया जाए। और इस डिसीजन की रूट्स एक हिस्टोरिक केस से जुड़ी हैं, अरुणा शेनबॉग का केस। अगर आज इंडिया में ये लॉ है तो केवल अरुणा शेनबॉग के 42 साल के स्ट्रगल की वजह से। उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अलाउ किया और आज हरीश राणा का केस उसी लॉ का एक रियल एग्जाम्पल बन गया है। इस केस की पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर ज़रूर देखें कि पैसिव यूथनेशिया लॉ इंडिया में कैसे आया। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हरीश के लिए प्रे करें, उसके पेरेंट्स के लिए प्रे करें। इसके साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, कभी कभी जस्टिस सिर्फ सज़ा देना नहीं होता, कभी कभी जस्टिस का मतलब होता है किसी को दर्द से आज़ादी दिलाना। I'll see you in the next video. Take care.